हेलो दोस्तों, अगर आप भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज हमारा है बायोलॉजी का थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे हम, लेक्चर 1। अगर बात करें बायोलॉजी, तो बायोलॉजी BIO+LOGY, बायो प्लस लॉजी बराबर होता है बायोलॉजी। तो बायो मतलब होता है जीव, बायो मतलब पूछे क्या होता है जीव, लॉजी मतलब होता है अध्ययन। जीव बोले तो जीव मतलब क्या, जो सजीव है। तो इसका परिभाषा क्या निकल जाएगा, जीवों का अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी का अगर पिता पूछे तो कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। अरस्तु कौन, जो सिकंदर का गुरु था। बायोलॉजी का पिता पूछे तो कौन है, ये अरस्तु है। बायोलॉजी अगर पूछे किस भाषा का शब्द है, तब आपका आंसर आएगा ग्रीक। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अच्छा, बायोलॉजी के पिता अरस्तु था। अगर अरस्तु का किताब का नाम पूछे, अरस्तु का किताब का नाम पूछे तो आपको बताना है हिस्टोरिया एनिमेलियम। दोस्तों, ये किताब जो था अरस्तु को बायोलॉजी का पिता बना दिया। ये किताब काफ़ी ज़्यादा चर्चित किताब है। अरस्तु को इसी किताब के कारण इन्हें बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। चलिए, अब जंतुओं का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो जूलॉजी कहलाता है। जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। और पादप का अध्ययन क्या कहलाता है, बोटनी कहलाता है। पादप मतलब पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। चलिए, अगर पूछे वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। कौन है, वनस्पति विज्ञान का पिता यानी बोटनी का पिता पूछे कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस का बुक का नाम है HP प्लांटोरियम। HP प्लांटोरियम। तो आप ये भी बात याद रखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक शब्द है चिकित्सा शास्त्र। अगर पूछे चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगर पूछे गॉड ऑफ मेडिसिन, गॉड ऑफ मेडिसिन यानी कि चिकित्सा शास्त्र का जनक, अगर पूछे वर्ल्ड में किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर आएगा एस्क्लेपियस। कौन आएगा, एस्क्लेपियस। जब पूछे चिकित्सा शास्त्र का जनक यानी चिकित्सा शास्त्र का पिता भारत में किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर आएगा धनवंतरी। किसे कहा जाता है, धनवंतरी। अच्छा, एक व्यक्ति था लैमार्क और एक व्यक्ति था डार्विन। तो लैमार्क और डार्विन दोनों जो था वैज्ञानिक था। और लैमार्क अगर किताब का नाम पूछे क्या है, फिलोसफिक जूलॉजी। कौन सा किताब का नाम है, फिलोसफिक जूलॉजी। लैमार्क ने कहा था आप किसी अंग का प्रयोग अगर ज़्यादा रूप में करते हैं तो वो अंग आपका ज़्यादा विकसित हो जाएगा। आप वहीं दूसरा अंग का आप कम उपयोग कर रहे हैं तो वो अंग आपका कम विकसित होगा। तो ये लैमार्क का फिनोमेना था। और एक व्यक्ति था डार्विन, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी यानी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का सिद्धांत अगर पूछे किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और लैमार्क ही एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने क्या कहता, ऐसे अंग जो अगली पीढ़ी तक विलुप्त हो जाएंगे उन्हें हम लोग कहेंगे अवशोषी अंग। अवशोषी अंग क्या होता है, आज हमारे शरीर में वो अंग है लेकिन फ्यूचर में वो अंग क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। जैसे अगर हम कहें कि मनुष्य का बाल धीरे धीरे झड़ रहा है तो वो क्या होगा, फ्यूचर में ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा मनुष्य क्या रहेगा, गंजा ही रहेगा। और हम बहुत सारा एग्जाम्पल को हम दे सकते हैं। जैसे अगर कह सकते हैं कि हम लोग क्या थे, अगर कहता है कि इंसान जो था पहले बंदर का रूप था, तो जब बंदर थे तो हमारी पूंछ कहाँ गई, तो ये चीज़ मेरा क्या हो गया, धीरे धीरे एक समय आया तो ये चीज़ मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वही अंग क्या कहलाता है, अवशोषी अंग कहलाता है। और जैसे कर्ण पल्लव, कान के पास जो पेशियाँ होती है, जैसे बाल उल जो होती है, ये सब अब नहीं दिखाई देता है। किसी किसी का छाती उती में पहले बहुत बाल रहता था, अब वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ एक दिन ऐसा आएगा जो समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही अंग को हम लोग कहते हैं अवशोषी अंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ विज्ञान की शाखाएं हैं, इन्हें हम लोगों को याद करना होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अगर पूछे कवक का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, कवक को हम लोग कहते हैं फंगी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। उसी प्रकार अगर पूछे शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कोशिका का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। उसी प्रकार पूछे उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी। सांपों का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो ऑपियोलॉजी। उसी प्रकार पूछे मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, मृदा का अध्ययन पाइडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पाइडोलॉजी।
उसी प्रकार पूछे रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। उसी प्रकार पूछे हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। वृक्क यानी किडनियों का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो नेफ्रोलॉजी। किडनियों का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। अगर पूछे तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। और तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका, सबसे लंबी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र है। क्या है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। अगर पूछे हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित कोशिका कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा अग्नाशय। उसी प्रकार पूछे अंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलॉजी। क्या कहलाता है, ओलॉजी। फिर उसी प्रकार पूछे आपसे यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेप्टोलॉजी। यकृत का अध्ययन या यकृत बोले तो यानी लीवर, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेप्टोलॉजी। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि अस्थि का अध्ययन, अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टोलॉजी। अस्थि मतलब बोले होता है हड्डी, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। आप देखिए ये सब हमको बताने का क्या कारण है। आप किसी डॉक्टर के पास अगर जाएंगे, अगर वो हड्डी का डॉक्टर होगा, उसका केबिन में लिखा रहता है ऑस्टियोलॉजी। अगर वो दांतों का डॉक्टर होगा तो उसका केबिन में लिखा हुआ रहता है ओडोंटोलॉजी, यानी दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। उसी प्रकार पूछे रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंजियोलॉजी। रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। फिर अगर आपसे पूछे कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मायोलॉजी। क्या कहलाता है, मायोलॉजी। फिर आपसे पूछे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। अगर आपसे पूछे कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटीमेलॉजी, एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी किसको कीटों का अध्ययन। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे चींटी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मीरमाइकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मीरमाइकोलॉजी। उसी प्रकार अगर पूछे कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। अच्छा, उसी प्रकार अगर पूछे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी। फिर उसी प्रकार पूछे मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इक्तियोलॉजी। क्या कहलाता है, इक्तियोलॉजी। अगर आपसे पूछे अंगूर उत्पादन क्या कहलाता है, तब आंसर आएगा विटीकल्चर। फिर आपसे पूछे मछली उत्पादन क्या कहलाता है, तो पीसीकल्चर। मछली उत्पादन क्या कहलाता है, पीसीकल्चर। अगर आपसे पूछे कि रेशम पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। अच्छा, मैंने आपको इतना बताया। अगर आपके नज़र में लग रहा है कि और कुछ अगर छूट गया है जो इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट में बताएं। हमें तो नहीं लगता है कि और कुछ ऐसा होगा जो इम्पोर्टेंट है जिसको मैंने छोड़ के चला है। आप लोग भी कमेंट में बताते चले। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को और बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है सेल। सेल बोले तो कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अभी हमने देखा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अगर पूछे सजीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी क्या होती है, तो बताना है कोशिका। और सजीव की सबसे छोटी इकाई जो उसको संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी है, यानी कि हम कह सकते हैं सजीव की सबसे छोटी इकाई जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका का काम क्या करता है, शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करना। क्या करता है, शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करना। अच्छा, अगर पूछे निर्जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बताना है परमाणु। क्या बताना है, परमाणु। अगर पूछे परमाणु की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तब होता है अणु। क्या होता है, अणु। अगर अणु का सबसे छोटी इकाई पूछे क्या होता है, तो तत्व। क्या होता है, तत्व। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व हैं, तब आपका आंसर आएगा 118। कितने तत्व हैं, 118। 118वां तत्व को हम लोग कहते हैं अनअक्टिमियम। अनअक्टिमियम दोस्तों। लेकिन 119वां तत्व का भी खोज हो चुका है, जो कुछ दिन से आपका बुक में भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर पूछे कि 119वां तत्व कौन सा है, तो यूयूई, जिन्हें हम लोग कहते हैं अनअनिमियम। क्या कहते हैं, अनअनिमियन। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि कोशिका सेल, सेल यानी कि टिश्यू। अच्छा, टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। और सेल की सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे अगर पूछ ले तो क्या होता है, उत्तक होता है। क्या होता है, उत्तक होता है। उत्तक की सबसे छोटी इकाई पूछे क्या होता है, अंगक होता है। अंगक की सबसे छोटी इकाई पूछे क्या होता है, तो अंग होता है। अंग की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, अंग तंत्र होता है। और इसी अंग तंत्र से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो आप देखिए कितना प्रोसेस के जाने के बाद में हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है। पहले उत्तक, फिर अंगक, फिर अंग, फिर अंग तंत्र, फिर शरीर, यानी कि 5 प्रोसेस के बाद में हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है। और हमारे शरीर जो है विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा शरीर जो है, मनुष्य का शरीर जो है वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि कोशिका
अब बात आ गया कोशिका। कोशिका का खोज पूछे किसने किया था, कोशिका का खोज अगर पूछ ले किसने किया था, तब आपका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। पूछे कब किया था, तब आपका आंसर आएगा 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर पूछे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कैसे किया था, तो तब आपका आंसर आएगा लकड़ी के कॉर्क से। लकड़ी के कॉर्क से। अच्छा, वो किस कोशिका पूछेगा कैसा था, तो आपका आंसर आएगा मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? वो मृत कोशिका था। थोड़ा इसके बारे में कहानी है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, जिससे आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए और कोई अगर पूछे तो फिर कभी आप भूल भी नहीं पाओगे। चलिए, बात है 1665 ईस्वी में। तो एक व्यक्ति था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उसका भैया? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक को आ गई खांसी, तो उन्होंने खांसी का दवाई लिया। पहले जो दवाई होता था उनके ऊपर, दवाई जो होता था उनके ऊपर जो ढक्कन होता था वो लकड़ी का लगा हुआ होता था, जिन्हें हम लोग कहते हैं कॉर्क। आज भी बहुत हटिया में आप छोटा मोटा अगर बाजार उधर में जाएंगे तो दवाई के ऊपर में आपका क्या होगा? ट्यूब का ढक्कन लगा हुआ रहता है। उसी प्रकार उसमें क्या रहता था? लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ रहता था, जिन्हें हम लोग कहते थे कॉर्क। इसी कॉर्क में इन्होंने चिपकी हुई कुछ संरचना को देखा, और ये ले गया इसका एक दोस्त था एंटी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? इसका नाम दे दिया कोशिका। क्या नाम दिया सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस हो गया। और लकड़ी जैसा संरचना को देखा, इसी का नाम क्या दिया गया? कोशिका दिया गया। अगर बात पूछे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तब आपका आंसर आएगा एंटी वान लीवेनहॉक। कौन आएगा? एंटी वान लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज पूछे कौन आया था, तो एंटी वान लीवेनहॉक। अच्छा, अगर पूछे एंटी वान लीवेनहॉक का जन्म किस देश से था, तब आपका आएगा हॉलैंड या नीदरलैंड। क्या आएगा? हॉलैंड या नीदरलैंड। अच्छा, जिन्हें एंटी वान लीवेनहॉक को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता या जीवाणु विज्ञान का पिता। आप ये भी याद रखिए। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा और एक स्टोरी है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ लगे हाथ। तो एंटी वान लीवेनहॉक ने अगर पूछे कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज कैसे किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। एंटी वान लीवेनहॉक ने क्या किया था? एक दिन खाना खाया और खाना खाने के बाद में अपने दांतों को खुरचा, तो अपने दांतों की खुरचन में फंसे कुछ सूक्ष्मजीवों को देखा। इन्हीं का नाम क्या दे दिया गया? जीवाणु नाम दिया गया। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करते जाए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने वाला है एग्जाम में गलती। चलिए, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछे सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। दोस्तों, इस शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग कितना होता है? 2 kg का होता है। कभी आप खा करके देख लीजिएगा, गलती से ट्राई भी मत कीजिएगा, नहीं तो ऊपर चल जाइएगा। तो सजीव की सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछे सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, तो माइकोप्लाज्म गैलेक्टिकमा। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? माइकोप्लाज्म। अगर पूछे सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तब आपका आंसर आएगा तंत्रिका तंत्र। क्या आएगा? तंत्रिका तंत्र। अगर तंत्रिका तंत्र का मात्रक पूछे तब आपका आंसर आएगा न्यूरॉन। क्या आएगा? न्यूरॉन। अगर पूछे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित कोशिका कौन सी होती है, तब आएगा आपका अग्नाशय। अग्नाशय से कौन सी हार्मोन निकलती है? इंसुलिन। कौन सी हार्मोन निकलती है? इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन की कमी से अगर पूछे हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, तब आपका आंसर आएगा डायबिटीज। क्या कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज। और डायबिटीज को हम लोग कहते हैं धीमी मौत। क्या कहते हैं? धीमी मौत। मतलब इसका कोई भी इलाज नहीं है भैया। अगर जिसको ये हो जाए, इसको ऊपरे धीरे धीरे उसको मौत के करीब लेकर के चले जाता है। इसलिए हम लोग इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग को यानी डायबिटीज को हम लोग कहते हैं धीमी मौत। चलिए, इतना हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, कुछ चीज़ के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। एक जैसा कार्य करने वाले ऊतक का समूह यानी अंग। अगर कहे कि समान संरचना, समान कार्य और समान उत्पत्ति वाले जीव के कोशिका समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तब आपका आंसर आएगा ऊतक कहा जाता है। अगर पूछे कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आपका आंसर आएगा स्लाइडेन और स्वान नाम के दोनों भाई था, जो कहाँ का था, जर्मनी का था। इन्होंने बताया था प्रत्येक जीव का शरीर का निर्माण उसकी कोशिकाओं से होता है, तो आप ये भी याद रखें। अच्छा, एक व्यक्ति था रोडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 ईस्वी में कहा था
सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में क्या कहा था? सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। आप ये भी बात याद रखें। चलिए, ऐसे जीव जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, वो कौन कौन सा ऐसा जीव है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता? तो आपका ऑप्शन 1 में आएगा विषाणु, वायरस और प्रियॉन। ये लोग कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। चलिए, नोट्स में कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। अगर आपसे पूछे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तब आपका आंसर आएगा वायरस। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहते हैं? वायरस। चलिए, पादप और जंतुओं के बीच, पादप बोले तो पेड़ पौधा, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी अगर पूछे क्या कहलाता है, तब आंसर आएगा युगलीना। क्या आंसर आएगा? युगलीना। युगलीना दोस्तों एक कोशिकीय जीव है। युगलीना कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। सरीसृप और पक्षियों वर्ग के बीच की कड़ी क्या कहलाता है? ऑर्कियोप्टेरिस। क्या कहलाता है? ऑर्कियोप्टेरिस। ऑर्कियोप्टेरिस सरीसृप और पक्षियों वर्ग के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियोप्टेरिस। चलिए, आप ये भी याद रखें। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कोशिका के प्रकार। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? कोशिका के प्रकार। दोस्तों, कोशिका जो है वो 2 प्रकार का होता है। अगर पूछे कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अगर पूछे कौन कौन, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कौन कौन? पादप कोशिका और जंतु कोशिका। दोस्तों, पादप कोशिका में क्या होता है? लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है, यानी उपस्थित रहता है। पादप कोशिका में अगर पूछे क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। अच्छा, ये लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। चलिए, ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा आज इन सब का कार्य क्या है। क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल निकलती है जो पत्तियों को क्या रखती है? हरा रखती है। अब ये सब बात किसी और दिन किया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कोशिका के प्रकार, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। चलिए, पादप कोशिका में क्या होता है? सेल वॉल पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? सेल वॉल, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं भैया? कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? क्या उपस्थित रहता है? कोशिका भित्ति होता है, जो पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। पेड़ पौधे, अच्छा, अगर आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे अगर हम लोग को अधिक ठंड लगे, अधिक गर्मी लगता है तो हम लोग ठंडा में आ जाते हैं। अधिक ठंड लगता है तो हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधा को भी तो ऐसा चीज़ महसूस होता होगा, तो वो क्या करता होगा? वो ठंडा में तो नहीं जा सकता है। तो इसलिए अगर उसको जब गर्मी लगेगा तो ठंडा में नहीं जाएगा। इसलिए पेड़ पौधा को भगवान ने पहले से उसके शरीर को रक्षा करने के लिए क्या दे दिया गया है? सेल वॉल दे दिया गया है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा कि सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किसमें होता है? तो ये पादप कोशिका में होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं होता है। चलिए, और है लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम क्या होता है? पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। दोस्तों, अगर लाइसोसोम आप खुद सोच के देखें, लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। अच्छा, ये लाइसोसोम करता क्या है? ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, यानी कि जहाँ पर हमारे अगर शरीर का कोई अंग अगर कट फट जाए तो वो जगह भर जाता है। अगर हम पेड़ पौधा के किसी अंग को या कहीं से जाके काट देते, क्या वो जगह भरेगा? नहीं भरेगा। तो इसलिए अगर पूछे तो पादप कोशिका में लाइसोसोम होता है या नहीं होता है, तो आपका आंसर आएगा नहीं होता है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है? लाइसोसोम होता है। अगर हमारे शरीर का कोई अंग थोड़ा सा कट जाए तो वो जगह भर जाता है, इसलिए जंतु कोशिका में क्या होता है? लाइसोसोम होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पादप कोशिका में रिक्तिका, जिन्हें हम लोग कहते हैं रसधानी, इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स, ये बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? अच्छा, इस रसधानी में होता क्या है? तो इस रसधानी में होता है पानी। क्या होता है? इस रसधानी में होता है पानी। अच्छा, अगर पूछे कि रसधानी की संख्या किसमें बड़ा होता है, कि पेड़ पौधा में बड़ा होता है या जंतु कोशिका में बड़ा होता है, तब आपका आंसर क्या आएगा कि रसधानी की संख्या जो होता है वो पादप कोशिका में बड़ा होता है, लेकिन वही जंतु कोशिका में क्या होता है? छोटा होता है। तो जंतु कोशिका में क्या होगा? छोटा होगा। और भी कुछ अंतर है जिन्हें हम लोग याद कर सकते हैं चाहे तो। पादप कोशिका जो होता है वो स्थिर होता है। पादप कोशिका क्या होता है भैया? वो स्थिर होता है, कहने का मतलब। लेकिन जंतु कोशिका जो होता है वो गतिशील होता है। क्या होता है? कहने का मतलब ये हुआ कि पादप कोशिका जंतु है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाएगा। क्या पादप जो है पेड़ पौधा वो एक स्थान से आज यहाँ है, कल आपके घर तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसलिए वो क्या होगा? वो स्थिर रहता है। तो आप ये भी बात याद रखें। कई सारा एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग को इतना से काम चल जाने वाला है। और भी बात हम बता सकते हैं, पादप कोशिका जो होता है ये जीवन भर बढ़ते रहता है। अब
सोचिए, पेड़ पौधा क्या होता है, जीवन भर बढ़ते रहता है। क्या इंसान जीवन भर बढ़ते रहता है? इंसान नहीं ना बढ़ता है। तो इसलिए जो होता है, जो जंतु कोशिका होता है वो निश्चित अवधि तक ही बढ़ता है। एक टाइम आता है जहाँ तक वो बढ़ पाता है, जो उसके बाद में वो नहीं बढ़ पाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अच्छा, भोजन का संचित मतलब भोजन जो यहाँ पर एकत्रित होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टार्च यानी मंड के नाम से जानते हैं। अच्छा, भोजन का संचय पूछे कहाँ होता है? ग्लाइकोजन में होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है, और उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। यह कोशिका के किनारे में होता है। अगर पूछे पादप कोशिका कहाँ होता है, ये कोशिका के किनारों में होता है, और ये कोशिका के मध्य भाग में होता है। अगर पूछे पादप कोशिका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, तो जी हाँ, पेड़ पौधे जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। क्या मनुष्य प्रकाश संश्लेषण या क्या जीव जंतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है? तो आपका आंसर आएगा नहीं करती है। अगर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर ले तो वो उसको क्या होगा, खाना बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बिना खाए उसका क्या हो जाएगा, अपना पेट भर जाएगा। तो हम लोग इतना अभी जाना। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होता है। तो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, चलिए अब इसके बारे में किसी और दिन बताया जाएगा। फिलहाल अगर वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों हमने आपको पूरी कोशिश किया जहाँ तक हो सके, मैंने आपको बताने का कोशिश किया। मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। अगर वीडियो आपको प्लीज़ हेल्पफुल लगता है, अगर लाभदायक लगता है, तो तब आप जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका बहुत जल्दी थ्योरेटिकल पार्ट 2 आने वाला है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।